गुड इवनिंग माय फ्रेंड्स। मैं शिव सर आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएस एकेडमी ऑफ सोनभद्र में स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसा कि आप लोगों को पता है, इस समय हम लोग कॉम्पिटिटिव लेवल और वनडे एग्जाम से रिलेटेड चीज़ों को पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग दो चीज़ मेरे द्वारा आप लोगों को दी जा रही हैं, एक हिस्ट्री और एक साइंस, और साइंस में बायोलॉजी। बाकी सारी चीज़ें धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक ना। जैसा कि आप लोगों को पता है कि बायो और हिस्ट्री चल रहा है, तो आज हम लोग हिस्ट्री का लेक्चर लेके आप लोगों के बीच में आए हैं। हिस्ट्री यानी इतिहास। आप लोगों को पता है कि हिस्ट्री में इस समय हम लोग एक्सिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, एंशिएंट हिस्ट्री, ठीक। एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं यानी प्राचीन इतिहास पढ़ रहे हैं। और इस एंशिएंट हिस्ट्री को जब हम लोग फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड और हिस्टोरिक पीरियड होता है। तो जिसका प्री हिस्टोरिक पीरियड हम लोग पढ़ चुके हैं, यानी हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड पढ़ रहे हैं, यानी आद्य ऐतिहासिक काल पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? आद्य ऐतिहासिक काल पढ़ रहे हैं, ठीक। इस आद्य ऐतिहासिक काल को हम लोग फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं? फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक हम लोगों का होता है इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक, यानी सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता जिसका टाइम ड्यूरिंग हम लोगों ने कितना पढ़ा था? हम लोगों ने पढ़ा था 2500 से 1750 BC तक, ठीक। और उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था क्या? पढ़ा क्या है? पढ़ तो इसी को रहे हैं फिलहाल में। और इसके बाद इसका जो दूसरा चरण होता है, दूसरा फेज होता है, उसको हम लोग कहते हैं वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड यानी वैदिक सभ्यता, जो 1500 से 600 BC होता है, ठीक ना दोस्तों। तो यानी हम लोग इसको पढ़ रहे हैं और इससे रिलेटेड 2 वीडियो आप लोगों के जा भी चुके हैं, ठीक। तो जस्ट होल्ड ऑन फॉर 1 मिनट दोस्तों। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग इस समय इसको पढ़ रहे हैं और इससे रिलेटेड वीडियो आपको दिए जा चुके हैं। अच्छा, हम लोगों को अब इसमें क्या पढ़ना है? तो मेन हेडिंग हम लोगों का बन के क्या आएगा? इंडस वैली सिविलाइजेशन आएगा, यानी सिंधु घाटी सभ्यता आएगा। और इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता को कई नामों से जाना गया। हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, कपासी सभ्यता, उसके बाद आपका सिंधु सरस्वती सभ्यता, कई नामों से जाना गया था। और मैंने सिंधु घाटी सभ्यता के जो मेन मुख्य स्थान थे, उनके खोजकर्ता, किस नदी के किनारे वो पाए गए, सारी चीज़ें पढ़ा दी थी। अब हम लोग उसके आगे बढ़ते हैं, यानी हेडिंग बना लेते हैं हम लोग साइड में। इंडस वैली सिविलाइजेशन हम लोग पढ़ रहे हैं, यानी सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ रहे हैं, ओके। और इस सिंधु घाटी सभ्यता का जो टाइम ड्यूरिंग है, ये है आपका 2500 से 1750 BC। 1750 BC। चलिए, अब हम लोग कुछ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। जैसा कि आप लोगों को मैंने फिगर के माध्यम से समझाया था कि ये जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, ये उत्तर में कहाँ और दक्षिण में कहाँ फैली थी, ठीक। इसके बाद ये पूरब में कहाँ और पश्चिम में कहाँ फैली थी। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये उत्तर में जम्मू कश्मीर के अखनूर जिले के मांडा के पास था। मांडा एक स्थान है, मांडा, और जिला कौन था? अखनूर जिला, वहाँ पे, ठीक। यानी एक तरीके से उत्तर प्रदेश, उत्तरी क्षेत्र में जम्मू कश्मीर में सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल पाया गया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मांडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मांडा बोलते हैं, जो 1982 में जगपत
जोशी और मधुबाला के द्वारा खोजा गया। इसके द्वारा मधुबाला के द्वारा खोजा गया। किस नदी के किनारे खोजा गया? तो चिनाव नदी। किस नदी के किनारे खोजा गया? तो चिनाव नदी के किनारे खोजा गया। और यहाँ से जो प्रमुख चीज़ें मिली उन चीज़ों के बारे में लिख लेते हैं, यानी प्राप्त वस्तुएं, प्राप्त चीज़ें क्या क्या थी, इसको हम लोग देखते हैं। तो प्राप्त वस्तुओं में हड़प्पा कालीन मृत भांड यहीं से पाया गया है। हड़प्पा कालीन मृद भांड। मृद भांड का मतलब होता है मिट्टी का बर्तन, मिट्टी का बर्तन, यानी हड़प्पा कालीन मृद भांड यहीं से पाया गया था। ठीक, और हम लोग उसके आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अब ये उत्तर में मांडा स्थान था हड़प्पा कालीन सभ्यता का जो पाया गया। फिर दक्षिण में आते हैं, तो दक्षिण में हम लोगों का होता है देवाबाद, जो कहाँ पड़ता है? अहमदनगर महाराष्ट्र में। अहमदनगर महाराष्ट्र में, ठीक, अहमदनगर महाराष्ट्र में मेरा देवाबाद। देवाबाद सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणतम भाग था। ठीक, अहमदनगर महाराष्ट्र में इसको खोजा गया। अच्छा, किस नदी के किनारे पाया गया? ये तो लिख लीजिए, किस नदी के किनारे पाया गया ये? तो नदी थी गोदावरी या प्रवरा। प्रवरा गोदावरी की सहायक नदी है। गोदावरी या प्रवरा के किनारे इसको पाया गया। उसके बाद यहाँ से जो चीज़ें प्राप्त हुई, चीज़ें कौन कौन सी प्राप्त हुई? तो सबसे महत्वपूर्ण तो चीज़ यही हुई यहाँ पे कि यहाँ पे जो कब्र पाया गया है, यानी ग्रेवयार्ड, जो ग्रेव पाया गया है, जो कब्र पाया गया है, उसमें जो बॉडी है यानी पार्थिव शरीर जो है उसको उत्तर से दक्षिण की तरफ लेटाया गया है। ठीक ना, यानी जो कब्र है, कब्र में पार्थिव शरीर को उत्तर से दक्षिण पार्थिव शरीर को उत्तर से दक्षिण रखा गया है ना। ठीक, और जितनी भी कब्र यहाँ प्राप्त हुई सारी कब्रों पर पक्के ईंटें से जुड़ाई की गई है। सारे कब्रों पर पक्के ईंट पाए गए हैं ना, पक्के ईंट पाए गए हैं। तो कहने का सेंस ये होता है माय फ्रेंड्स कि आपसे पूछ लेगा कि हड़प्पा कालीन वह स्थल बताइए जहाँ पे कब्रों पर पक्के ईंट पाए जाते हैं। तो वो स्थान क्या है? देवाबाद। कहाँ पर है? अहमदनगर महाराष्ट्र में। ठीक, ये हो गया। अब पूरब में चलते हैं, तो पूरब में हड़प्पा कालीन जो स्थल था वो था हमारा आलमगीरपुर। क्या था? आलमगीरपुर हुआ, जो मेरे मेरठ यानी यूपी में पाया जाता है, उत्तर प्रदेश में। किस नदी के किनारे ये पाया गया? तो हिंडन नदी के किनारे पाया गया, हिंडन नदी। ठीक, अब इस स्थान के खोजकर्ता कौन हुए? तो खोजकर्ता यानी रिसर्चर कौन हुए? तो खोजकर्ता हुए हमारे वाई.डी. शर्मा ना। कौन हुए? वाई.डी. शर्मा हुए। ओके, तो वाई.डी. शर्मा ने आलमगीरपुर एक स्थल हड़प्पा कालीन जो सबसे पूर्वी स्थल है उसकी खोज की, और किस वर्ष में की? 1958 में। अच्छा, यहाँ से जो प्राप्त चीज़ हुई, यहाँ से क्या पाया गया? तो यहाँ से रोटी बेलने वाली चौकी, यानी आप जानते हैं, यानी वही चौका और बेलना। और दूसरा क्या पाया गया? यहाँ से कुछ कटोरियों के साक्ष्य पाए गए, ना। ये हो गया। तो सबसे उत्तरी जिला, सबसे
उत्तरी स्थल मांडा हुआ, कौन हुआ, मांडा। सबसे दक्षिणी स्थल देवाबाद हुआ। सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर हो गया। ठीक, तो अब सबसे पश्चिमी स्थल पे चलते हैं। ये सबसे पूर्वी स्थल है, अब सबसे पश्चिमी स्थल पे चलते हैं। तो सबसे पश्चिमी स्थल क्या होगा, वो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में पाया गया। वो स्थल का नाम क्या था, सुतका गैंडोर, यानी कौन सा वो नाम है, सुतका गैंडोर ना। ये कहाँ पाया गया है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में ना, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में। ओके, और इस स्थल की खोज, सुतका गैंडोर नामक स्थल की खोज 1927 में किसने की थी, R.L. स्टीन ने की थी। किसने की थी, R.L. स्टीन ने की थी। ठीक, अब इस स्थल की विशेषता क्या रही, तो इस स्थल की विशेषता ये हुई दोस्तों कि यहाँ पे जो फोर्ट यानी किले पाए गए वो प्राकृतिक चट्टानों से निर्मित किले थे। ठीक, तो यहाँ की सबसे बड़ी विशेषता ये हुई, यहाँ के जो फोर्ट यानी किले पाए गए, यानी जो किले पाए गए वो प्राकृतिक चट्टानों के बने हुए थे। यानी किसके बने हुए थे, प्राकृतिक चट्टानों के बने हुए थे। ये हो गया। और दूसरा इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि यहाँ से मोहरें नहीं प्राप्त हुई, मोहरें प्राप्त नहीं हुई हैं। ठीक, तो ये हो गया हमारा सब हड़प्पा कालीन सभ्यता के सबसे उत्तरी जिले, सबसे दक्षिणी जिला, सबसे उत्तरी स्थल, सबसे दक्षिणी स्थल, सबसे पूर्वी स्थल, सबसे पश्चिमी स्थल, और उसके खोजकर्ता और उस स्थल से क्या प्राप्त हुआ, ये इसको आप लोग कर लीजिए। मैं साइड में हो रहा हूँ, अगर इसका आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। इसके बाद हम लोग हड़प्पा कालीन सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड जो स्थल प्राप्त हुए उन स्थलों और प्लस उन स्थलों के से जो मुख्य चीज़ें प्राप्त हुई। हालांकि हम लोग स्थल का तो पहले ही बढ़ चुके हैं कि कौन सा, जैसे कि हड़प्पा का हमने खोजकर्ता दयाराम साहनी बताइए, तो एक पूरा लिस्ट तो आपको ऑलरेडी दी जा चुकी है और समझाया जा चुका है। तो आज हम लोग अब उन्हीं मुख्य स्थलों से क्या क्या चीज़ें प्राप्त हैं जो आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग आती हैं, एग्ज़ाम कंटेंट में आपसे वो सब पूछी जाती है, तो वो सब चीज़ों को देखेंगे। ठीक, तो यहाँ तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आप लोग इसको कर चुके होंगे, तो चलिए इसको हम लोग हटाते हैं और कुछ स्थलों के बारे में और वहाँ से प्राप्त चीज़ों के बारे में देखते हैं। ठीक, जिसको मैं हटा देता हूँ। चलिए हम लोग सबसे मुख्य स्थल और जो सबसे पहले खोजा गया स्थल था उसके बारे में देखते हैं, जो हड़प्पा था। हड़प्पा की खोज 1921 में रावी नदी के किनारे दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। ये हम लोगों ने इस पे पहले ही पढ़ चुके हैं। तो हम लोग बनाते हैं हड़प्पा हेडिंग, हड़प्पा हेडिंग। ठीक, खोजकर्ता कब, ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। बस हम लोग यहाँ से कौन मुख्य चीज़ें प्राप्त हुई उन चीज़ों को देखते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हड़प्पा से हम लोगों का स्वास्तिक चिन्ह प्राप्त हुआ है, स्वास्तिक चिन्ह प्राप्त हुआ है। ठीक, स्वास्तिक चिन्ह ये। ठीक, उसके बाद यहाँ से एक विशाल अन्नागार प्राप्त हुआ है। पहला ये हो गया विशाल अन्नागार, एक विशाल अन्नागार। तो ये जो विशाल अन्नागार है, देखिए एक विशाल अन्नागार आप लोगों का मोहनजोदड़ो में भी पाया जाएगा और यहाँ पर भी एक विशाल अन्नागार पाया गया है। तो ये विशाल अन्नागार 12 कक्षों का होता था और इसका प्रयोग अन्न को रखने के लिए, यानी एक तरीके से खाद्यान्न फसलों को रखने के लिए प्रयोग किया जाता था। यानी ये जो विशाल अन्नागार है ये 12 कक्षों का हुआ करता था और 12 कक्षों को 2 भागों में बांटा जाता था, 6 भाग इधर 6 भाग इधर। और इसका जो यूज था, प्रयोग था, इसका प्रयोग खाद्यान्न रखने के लिए किया जाता था, खाद्यान्न। और खाद्यान्न में कौन मुख्य फसलें थी जो रखी जाती थी, तो गेहूँ और जौ। यानी इससे एक चीज़ पता चलता है कि हड़प्पा
या सिंधु घाटी सभ्यता का के समय का सबसे मुख्य फसल गेहूं और जौ हुआ करता था। ठीक, इसको आप लोग करिए। तो ये आप लोग कर लिए। देखिए अब यहीं से और क्या पाया गया था, तीसरा देख लेते हैं। तो यहीं से हाथी की खोपड़ी पाई गई, यानी पता चला कि उस समय हाथी को लोग अपने पास रखा करते थे। हाथी की खोपड़ी पाई गई। ठीक, ये हो गया। उसके बाद यहीं से क्या पाया गया, यहीं से हम लोगों का या एक चीज़ यहीं पर एक कब्रिस्तान पाया गया। कब्रिस्तान, यहीं से कब्रिस्तान के साक्ष्य मिले, यानी ग्रेवयार्ड का साक्ष्य मिला। और ये जो कब्रिस्तान है ना, इस कब्रिस्तान को लोग समाधि 37 या RH37 के नाम से हम लोग जानते हैं। अच्छा, इस कब्रिस्तान यानी ग्रेवयार्ड को क्यों समाधि 37 या RH37 के नाम से जाना जाता है कि इस कब्रिस्तान से टोटल 5700 बरामद हुए, जिसमें से 2000 पूर्णतः नष्ट हो गए थे। पूर्णतः नष्ट यानी पता नहीं चला कि ये कैसे, मतलब कि स्त्री के हैं कि पुरुष के हैं। माने इतने ज़्यादा वो डिकम्पोज या इतने ज़्यादा वो ख़राब हो चुके थे कि उनका अध्ययन ही नहीं किया जा पाया इन 20 का। और 37 का अध्ययन किया जा पाया, यानी ये 37 जो थे पूर्णतः नष्ट नहीं थे। इसीलिए इस ग्रेवयार्ड या इस कब्रिस्तान को RH37 कहा गया। इसको आप लोग करिए। ठीक, यहीं से क्या पाया गया, यहीं पर श्रमिक आवास पाए गए। श्रमिक आवास, यानी इससे पता चलता है कि ये जो हड़प्पा था श्रमिकों का रहने वाला स्थान था। यहीं से ओखली के साक्ष्य मिले, ओखली के। ठीक, इसको करिए। इसके बाद यहाँ से ताबूत, भाई ताबूत तो बरामद होगा ही, कॉफिन तो बरामद होगा क्योंकि ग्रेवयार्ड है, तो ताबूत के साक्ष्य यहाँ से मिले। और जब यहाँ श्रमिक आवास, यानी पता चलता है कि यहाँ पे ये हड़प्पा जो था श्रमिकों का एक तरीके का स्थल था, तो यहाँ से कुम्हार का चाक भी प्राप्त हुआ। कुम्हार का चाक, ये सब चीज़ें हैं। तो पूछता है कि स्वास्तिक चिन्ह सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से मिले हैं, तो कहाँ से मिला है, हड़प्पा से मिला है। विशाल अन्नागार, तो ये जो अन्नागार था ये 12 कक्षों का हुआ करता था, जिसका प्रयोग खाद्यान्न रखने के लिए किया था, जिसमें गेहूं और जौ थे। यानी इससे पता चलता है कि उस समय की मुख्य फसलें क्या हुआ करती थी, गेहूं और जौ हुआ करती थी। तो इसको आप लोग कर लीजिए। इसके बाद हम लोग दूसरा देखते हैं। चलिए, तो यहाँ तक आप लोग कर चुके होंगे। अब हम लोग अगला देखते हैं, दूसरा देखते हैं। पहला हो गया, हम लोग अब दूसरा देखते हैं। दूसरा कौन है, मोहन जोदड़ो। ठीक, या जिसको लोग मोहन जोदाड़ो कहते हैं। इसकी खोज किसने किया था, तो इसके खोजकर्ता कौन हुए, आप लोगों को पता है राकल दास बनर्जी हुए थे। उन्होंने 1922 में इसकी खोज की थी। ये सारी चीज़ें आप लोगों को मैं दे चुका हूँ। तो देखिए, जो मोहन जोदड़ो है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, मृतकों का टीला होता है। शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला ना। अच्छा, इसको हम लोग मृतकों का टीला क्यों कहते हैं, रीज़न ये है, कारण ये है कहने जाने का कारण यह है, रीज़न यह है कि यहाँ से जो भी, पहली बात तो यहाँ पर ग्रेवयार्ड नहीं था, यानी यहाँ पे पहला चीज़ तो ग्रेवयार्ड नहीं था, यानी कब्रिस्तान नहीं है, कब्रिस्तान के साक्ष्य नहीं प्राप्त हुए। और दूसरी बात, जो यहाँ से 100 प्राप्त हुए, 100 बरामद हुए, यानी लाश जो प्राप्त हुई वो पूर्णतः अवस्था में नहीं थी। पूर्णतः अवस्था मीन्स कि किसी का सर कट के अलग है, किसी का हाथ कट के अलग है, किसी का पैर कट के अलग है। तो इससे यानी जो 100 थे ये वो पूर्णतः अवस्था में नहीं थे। ठीक, पूर्णतः अवस्था में नहीं थे। तो इससे जो हमारे इतिहासकार हुए उन्होंने एक अनुमान लगाया कि इसका मतलब ये जो मोहन जोदड़ो था ये युद्ध का प्रतीक है, यहाँ पे युद्ध हुआ करता था। यानी ये किसका प्रतीक हुआ, युद्ध का प्रतीक हुआ।
युद्ध का प्रतीक, इसलिए इसको हम लोगों ने मृतकों का टीला नाम दिया। ठीक, ये हो गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं यहीं से एक विशाल इमारत प्राप्त हुई, एक विशाल इमारत प्राप्त हुई जिसको हम लोग विशाल अन्नागार या ध्यानागार बोला करते हैं। विशाल अन्नागार या स्नानागार, स्नानागार। ठीक, ये हो गया, ये पाया जाता है यहाँ पर। तो अच्छा, एक चीज़ में छूट गया हड़प्पा में, काफ़ी महत्वपूर्ण, इसको लिख लीजिएगा। यही सारी सब सही है। हड़प्पा से एक चीज़ पाया गया जो था मातृ देवी की मूर्ति। मातृ देवी की मूर्ति भी यहीं से प्राप्त हुई है। और ये जो मूर्ति है ना मातृ देवी की, जो मातृ देवी की मूर्ति है ना, इस मातृ देवी की मूर्ति के पेट से उगते हुए पेड़ का चित्र दर्शाया गया है। उगते हुए पौधे का चित्र, पौधे का चित्र दर्शाया गया है। ठीक, ये हो गया। इसको अच्छा आप लोग कर लीजिए यहाँ, तो उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। तो हो गया होगा यहाँ तक। चलिए, तो यानी शाब्दिक अर्थों में मृतकों का टीला, हाँ ये ठीक हो गया। एक विशाल इमारत मिला है, तो एक जो मिला उसको विशाल अन्नागार और दूसरे को विशाल स्नानागार बोलते हैं। अच्छा, यहीं से क्या प्राप्त हुए? तो यहीं जो मोहनजोदड़ो था, यहाँ की सड़कें चौड़ी हुआ करती थी, यानी चौड़ी सड़क पाई गई है। ठीक, उसके बाद सूती वस्त्र के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। किसके? सूती वस्त्र के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। उसके अलावा ढेर सारा तांबा यहाँ से पाया, क्योंकि ढेर सारा तांबा पाया गया है। ठीक, और इससे आप लोगों को पता चलता है कि यहाँ पे तांबा तो था ही, और आपको पता है ना कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने तांबे में टीन मिलाकर कांस्य का निर्माण किया था। तो यानी टीन था और तांबा था, तभी तो कांस्य बना होगा, यानी तांबा भी तो था ना। तो ढेर सारे तांबे के भी साक्ष्य यहीं से मिले हैं, ढेर सारे तांबे के साक्ष्य। ठीक, यहीं पर नटराज की मूर्ति प्राप्त हुई है। नटराज या नृतिका बोलते हैं ना, नटराज या नृतिका की मूर्ति ना। और ये जो नटराज या नृतिका की मूर्ति थी, ये मूर्ति किसकी बनी हुई थी? तो ब्रॉन्ज की, यानी कांस्य की बनी हुई थी। तो कांस्य धातु कैसे बनता था? तो टीन प्लस तांबा मिलाकर कांस्य बनता था। ठीक है, इससे यह पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को तांबे में टीन मिलाकर कांस्य बनाने की योग्यता पता थी। ओके, ये हो गया। उसके बाद यहीं से एक मूर्ति और प्राप्त हुई है, पशुपति की मूर्ति प्राप्त हुई है। पशुपति की मूर्ति, ये जो पशुपति की मूर्ति है, ये पशुपति शिव जी का प्रतीक है। यानी ये मूर्ति शिव जी से रिलेटेड है, जिसे हम लोग त्रिमुखी शिव के नाम से भी जानते हैं। त्रिमुखी शिव के नाम से भी जानते हैं। इस पशुपति की मूर्ति पर सिंह भी है। सिंह जो होता है ना, सिंह भी है, अंकित किया गया है। तो ये हो गया। अच्छा, ये जो पशुपति की मूर्ति है ना, एक यहाँ से मोहर पाई गई है। उस मोहर पर इस पशुपति का चित्र अंकित है, और उस पशुपति की मूर्ति में जानवरों भी बने हुए हैं। तो दाएं तरफ कौन सा जानवर है, बाएं तरफ कौन सा जानवर है, ये भी मैं बताऊंगा। फिलहाल में आप लोग इसको यहाँ तक कर लीजिए, इसके बाद में आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ तक कर लीजिए आप लोग, तो आप लोग इसको कर चुके होंगे। चलिए हम लोग पशुपति नाथ की मूर्ति के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं। तो चलिए यहाँ से हटाइए इसको यार। अब ध्यान देखिए, ध्यान से आप लोग, जो पशुपति नाथ की मूर्ति है, ये यहाँ से एक मोहर प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ? एक मोहर। इस मोहर पर पशुपति नाथ का चित्र अंकित है। यानी इस पर पशुपति नाथ का चित्र क्या है? अंकित है। अच्छा, इस पशुपति नाथ की मूर्ति में नाथ की मूर्ति के
दाएं साइड में, दाएं तरफ बाघ और हाथी है, ठीक। उसके बाद बाएं तरफ भैंसा और गैंडा का चित्र अंकित है, ठीक। और नीचे की ओर दो हिरन हैं, दो हिरन के चित्र हैं। तो यानी ये जानवर हो गए। तो पूछ लेता है कि पशुपतिनाथ की मूर्ति में कुल कितने जानवर हैं, कुल जानवरों की संख्या, कुल जानवर कितने हैं, जानवर की संख्या तो हो जाता है 6। देख लीजिए 1 2 3 4, यहाँ 2 हिरन यानी 5 6। लेकिन पूछ लेता है कि कुल प्रजातियों की संख्या यानी जानवरों की प्रजाति, तो 2 हिरन तो है लेकिन प्रजाति तो एक है, तो प्रजाति अगर देगा तो आपका कितना हो जाएगा 5, ठीक। इसको करिए आप लोग, ठीक। ये हो गया। तो दायां हो गया, बायां हो गया, नीचे की ओर 2 हिरन है। साथ ही साथ एक चीज और लिख लीजिए, देखिए कि पैरों के नीचे 2 मोर के चित्र अंकित हैं, मोर के चित्र क्या हैं, अंकित हैं, ठीक ना। ये हो गया, ये पशुपतिनाथ की मूर्ति से रिलेटेड हो गया। उसके बाद और यहाँ से क्या चीज़ें पाई गई हैं, तो यहाँ पर प्रत्येक मकान से एक कुएं का साक्ष्य मिला है, प्रत्येक मकान से कुएं का साक्ष्य मिला है, ठीक। ये हो गया। आगे बढ़ते हैं, और क्या मिला है, यहीं से पुरोहित आवास के भी साक्ष्य मिले हैं, पुरोहित आवास के भी साक्ष्य मिले हैं। यहाँ तक करिए आप लोग। ये हो गया। फिर इसके बाद यहीं से पुरोहित राजा की मूर्ति भी प्राप्त हुई है, पुरोहित राजा की मूर्ति, ठीक। यहीं से एक मोहर और प्राप्त हुआ, ऐसा एक मोहर और प्राप्त हुआ जिसपे नाव का चित्र अंकित है। किसका चित्र अंकित है, नाव का चित्र। तो इससे ये चीज़ पता चलती है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के समय भी हमारे देश में व्यापार हुआ करते थे अन्य देशों के साथ। मार्ग क्या हुआ करता था, समुद्री मार्ग। इस नाव की चीज़ से हम लोग को पता चलता है, ठीक। यहीं से देखिए मैंने यहाँ नटराज की मूर्ति और नृतिका की मूर्ति एक में कर दी है, हालांकि ये अलग होनी चाहिए। नटराज ये मान लीजिए हटा देते हैं। तो यहाँ से एक नृतिका की मूर्ति प्राप्त हुई जो कांस्य की बनी हुई है। साथ ही साथ तो नृतिका की मूर्ति वो नटराज नहीं होगा, यहाँ से नटराज की मूर्ति अलग है ना, नटराज की मूर्ति प्राप्त हुई है, ठीक। तो ये हो गया। तो ये हो गया मेरा मोहनजोदड़ो और ये हो गया हड़प्पा। इसी तरह हम लोग और भी स्थलों के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक्स माय फ्रेंड्स।